कभी कभी हम किसी को इस हद तक चाहने लगते हैं कि उसके दिए गए जख्म भी हमें मोहब्बत जैसे लगते हैं। हम उसकी बेरुखी में भी अपनापन ढूंढते हैं और फिर एक दिन हमारी खुद की पहचान उस इंसान की खुशी में गुम हो जाती है जो बार बार हमें तोड़ता है। पर सोचिए, जो बार बार आपको तकलीफ देता है, क्या वो आपका हो सकता है? क्या सच्चा रिश्ता हर रोज आपको सवालों में झोंक देता है? क्या वो इंसान जो बार बार आपके जज्बातों को कुचलता है आपके अपने कहे जाने लायक है? इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आदित्य की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो किसी को दिल से चाहता है और बदले में बार बार टूटता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हर रोज अपने दिल को समझाता रहा। शायद आज नहीं, लेकिन कल वो मुझे समझेगी। शायद मैं थोड़ा और झुक जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। शायद मैं चुप रहूं तो लड़ाई ना हो। लेकिन एक दिन उसके जीवन में आया एक अजनबी, एक वृद्ध ज्ञानी जिसकी बातों ने आदित्य की सोच को हिला दिया। उसने आदित्य को स्टोइक दर्शन से मिलाया, उस जीवन दर्शन से जिसने बताया कि दूसरों की बेरुखी को अपना दर्द बनाना आत्महत्या के बराबर है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही यात्रा पर ले चलेंगे जहां दर्द, मोहब्बत, उम्मीद, टूटन और आत्मबोध सब कुछ है। यह न केवल एक कहानी है, यह एक आईना है जिसमें आप खुद को देख सकेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे वो 5 गुप्त स्टोइक सिद्धांत जो आपको इमोशनली अनटचेबल बना देंगे। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी रूह को जगा सकती है। भाग 1, तकलीफ में छुपा मोह। उस शाम की हवा कुछ अलग थी, थोड़ी भारी, थोड़ी खामोश, जैसे आसमान भी उसकी आंखों में छुपे सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। आदित्य पार्क की एक बेंच पर बैठा था। सामने बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सूखी सी मुस्कान थी। आदित्य मन में सोचते हुए, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या किसी को बार बार माफ करते जाना प्यार होता है, या मैं सिर्फ उस तकलीफ को आदत बना बैठा हूँ जो वो बार बार मुझे देता है? तभी उसके फोन की स्क्रीन जली। रिया कॉल कर रही थी। आदित्य की आंखें चमक उठीं, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी दौड़ गया उसकी रगों में। उसने फोन उठाया। रिया, तुम कहाँ थे? आदित्य, 2 घंटे से कॉल नहीं उठाया। तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं? आदित्य धीमे सुर में, रिया, मैं पार्क में हूं, बस अकेले बैठा था, थोड़ा सोचा सब ठीक कर लूं खुद में। रिया तल्ख लहजा, हाँ, तुम्हें तो खुद से ही प्यार है, मुझे तो बस जरूरत के वक्त याद करते हो। छोड़ो, मुझे ऐसे लड़कों से बात नहीं करनी। कॉल कट। आदित्य की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब वो आंसुओं का भी आदी हो चला था। वॉइस ओवर। ये तीसरी बार था इस हफ्ते जब रिया ने यूं ही झगड़ा किया, बिना किसी वजह के। और ये कोई नई बात नहीं थी। रिया जब चाहती प्यार करती, जब चाहती चीखती, चिल्लाती, नफरत उगल देती। पर आदित्य, वो हर बार यही सोचकर चुप रह जाता। शायद वो परेशान है, शायद उसे वक्त चाहिए, शायद मैं ही कुछ गलत हूँ। प्यार या बंधन? आदित्य को याद आया वो दिन जब रिया से पहली बार मिला था। कॉलेज के डिबेट में वो तेज थी, हंसमुख और बहुत सी बातों में आदित्य से बिल्कुल अलग। पर शायद उसी अलगपन में कुछ था जो खींच लाया था उसे उसकी ओर। धीरे धीरे वो दोस्त बने, फिर करीब आए, और फिर एक दिन रिया ने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस वहीं से आदित्य का सपना शुरू हुआ। एक ऐसा सपना जो रिया की हंसी पर टिका था और उसकी नजरों की इजाजत से ही जिया करता था। पर कुछ ही महीनों में चीजें बदलने लगी। रिया कभी भी गुस्सा कर जाती, बिना वजह बातें काट देती और कई बार दूसरों के सामने आदित्य को नीचा दिखा देती। पर फिर भी वो रुका रहा। क्यों? क्योंकि वो उसे खोने से डरता था, क्योंकि वो प्यार को साबित करना चाहता था कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वो सवाल जो हर टूटे इंसान के दिल में उठता है, क्या प्यार में खुद को मिटा देना जरूरी होता है? क्या रिश्ते में एक इंसान का हर बार झुकना ही वफादारी है? और अगर बार बार वही इंसान तुम्हें तकलीफ दे, तो क्या उसे माफ करते जाना ही सच्चा प्रेम है? इन सवालों से आदित्य रोज जूझ रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। रात और वो अजनबी, उस दिन भी ऐसा ही था। रिया ने फिर से झगड़ा किया था। आदित्य रात के 11 बजे अकेले सड़क पर चल रहा था, अपने ही ख्यालों में डूबा। तभी एक आवाज आई, इतनी रात गए अकेले। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी, साधारण कुर्ता, सड़क किनारे चाय की गुमटी पर बैठा हुआ। आदित्य ने पहले अनदेखा किया, पर फिर उसकी आवाज में कुछ था, अपनापन सा। बूढ़ा आदमी, बेटा, चेहरे पर बहुत सन्नाटा है, दिल में कोई शोर मचा रहा है क्या? आदित्य चौंका और फिर एक पल में सब कह गया। रिया, रिश्ता, तकलीफें और अपने अंदर की उलझने।
बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम जिसको प्यार कहते हो वो असल में क्या है? आदित्य, मुझे नहीं पता बाबा, बस मैं नहीं चाहता उसे खोना। बूढ़ा आदमी, लेकिन वो तुम्हें बार बार खो रहा है। जो हर बार तुम्हारे जज्बातों को कुचलता है, जो हर बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठुकराता है, वो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। आदित्य चुप था। पहली बार ये बात इतनी सच्चाई से किसी ने कही थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, क्या तुमने स्टोइक दर्शन के बारे में सुना है? आदित्य, नहीं, क्या होता है ये? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, स्टोइक दर्शन कहता है हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उसे लगा जैसे उसके सारे जख्मों को ये एक पंक्ति जवाब दे गई। फ्लैशबैक, जब आदित्य खुद को खोने लगा था, रिया से रिश्ता अब एक आदत बन चुका था। एक ऐसी आदत जो जहर देती थी, लेकिन बिना उसे पिए चैन नहीं आता था। तभी वो आदित्य को घंटों इग्नोर करती, कभी अपनी मर्जी से कॉल करती और फिर लड़ती, फिर मनाती, फिर मनाती। मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड गिल्ट सब उस रिश्ते में घुल चुके थे। और आदित्य वो हर बार माफ करता, क्योंकि वो उसे खोने से डरता था। पर क्या आप जानते हैं, जो इंसान खुद को खो देता है वो किसी को नहीं पा सकता। और यही हुआ था आदित्य के साथ। स्टोइक प्रिंसिपल 1, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। स्टोइक दर्शन की पहली बात जो आदित्य ने जानी, सिर्फ उस चीज पर ध्यान दो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। रिया के मूड, उसका बर्ताव, उसकी बेरुखी, ये सब आदित्य के नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, उसका रुख, उसका दर्द से सीखना, ये सब उसके हाथ में था। और वहीं से उसने पहला अभ्यास शुरू किया, इमोशनल डिसिप्लिन। असली ताकत चुप रहकर समझना। आदित्य ने बातों का जवाब देना बंद कर दिया। रिया जब उल्टा सीधा बोलती वो चुप रहता, लेकिन वो चुप अब कमजोर नहीं था, वो चुप अब समझदारी से भरा था। वो हर उस पल को नोट करता, क्या मेरी मौजूदगी उसकी जरूरत है या सिर्फ उसकी सुविधा? क्या मैं प्यार हूं या बस एक विकल्प? और धीरे धीरे जवाब साफ होते गए। रिया की बातें अब उसे पहले जैसी नहीं लगती थीं। वो अब हर चीज में उसकी गलती नहीं खोजता, बल्कि देखता था, क्या ये रिश्ता मुझे बेहतर बना रहा है या बर्बाद कर रहा है? स्टोइक जीवन शैली। अभ्यास की शुरुआत। आदित्य ने अपने दिन की शुरुआत एक नई आदत से की, स्टोइक मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठकर वो 5 मिनट मेडिटेशन करता, फिर खुद से एक सवाल पूछता, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं खुद को ऐसे लोगों के लिए खोना चाहूंगा? फिर वो डायरी में लिखता, आज मैं किस चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, आज मैं किस बात को माफ करके खुद को आजाद करूंगा, आज मैं किस काम से खुद पर गर्व करूंगा। ये सब आदतें उसे धीरे धीरे मजबूत बना रही थीं। रिया का फिर से कॉल आना। एक हफ्ते से रिया की कोई कॉल नहीं आई थी, और फिर अचानक एक दिन, रिया, क्या हुआ, अब तुम ही बदल गए हो? कॉल नहीं करते, मैसेज का जवाब भी नहीं देते, इतना दूर क्यों हो गए? आदित्य चुप रहा, फिर बोला, मैं दूर नहीं हुआ रिया, मैं बस खुद के करीब आ गया हूं। और अब मुझे हर वो चीज दूर लगती है जो मुझे खुद से दूर करती थी। रिया झल्ला गई, फोन काट दिया, लेकिन आदित्य शांत था। इमोशनल वॉल्स, आत्मरक्षा। बदले का नाम नहीं आदित्य, अब बदले की भावना से नहीं, बल्कि आत्मरक्षा की भावना से खुद को उससे दूर कर रहा था। उसने सीखा था, बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को बचाने के लिए होती हैं। बचाने के लिए होती हैं। और ये सब उसे सिखा रहा था स्टोइक दर्शन। आदित्य अब कैसा था? वो अब भी रिया को याद करता था, पर अब वो यादें उसे तोड़ती नहीं थीं, बल्कि सिखाती थीं। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की। उसकी चाल में ठहराव था, इमोशनल स्टेबिलिटी का। और उसकी बातों में गहराई थी, स्टोइक समझदारी की। अंत भाग 2 का, लेकिन यात्रा अभी जारी है। अब आदित्य ने जीवन की दिशा बदल दी थी, लेकिन क्या रिया वापस आएगी? क्या वो उसे फिर से तोड़ने की कोशिश करेगी? और क्या आदित्य अब भी उतना ही मजबूत रहेगा? अगले भाग में जानिए स्टोइक फिलॉसफी के अगले 2 सिद्धांत, जब वो फिर लौटती है तब कैसे टिके रहना चाहिए, और एक छुपा हुआ पत्र जो आदित्य ने खुद को लिखा, भाग 3, जब वो लौटती है। और किताबी दुनिया का अगला पार्ट, कभी कभी जब आप खुद को संभालना शुरू करते हैं तो वही लोग लौट आते हैं जो आपको गिराने में सबसे आगे थे। रिया लौट आई थी 1 हफ्ते की दूरी के बाद। एक रात आदित्य के फोन पर मैसेज आया, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे मिलना है। आदित्य ने स्क्रीन देखा, कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अब बेचैनी नहीं थी, शांति थी। कैफे में वो मुलाकात।
रिया, तुम सच में बदल रहे हो, अब पहले जैसे नहीं हो। आदित्य धीरे लेकिन स्पष्ट, हाँ, अब मैं खुद को हर दिन खोने के लिए नहीं जीता, अब मैं खुद के साथ हूँ। रिया थोड़ी असहज हुई। रिया, पर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, क्या सब कुछ यूं ही खत्म कर दोगे? आदित्य शांति से, प्यार एक तरफा समर्पण नहीं होता रिया। प्यार वो नहीं जो बार बार तुम्हें तोड़े और फिर खुद को परेशान बताकर माफी मांग ले। प्यार वो होता है जो आत्मसम्मान के साथ जिए। इस बार रिया की आंखें झुकी हुई थीं और आदित्य की नजरें सीधी, स्थिर, निडर। स्टोइक प्रिंसिपल 2, डोंट रिएक्ट, ऑब्जर्व। स्टोइक दर्शन की अगली बात जो आदित्य ने जानी थी, प्रतिक्रिया देने से पहले चीजों को केवल देखो। रिया अब भी कुछ कह रही थी, बहाने, यादें, पछतावा, पर आदित्य अब उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार के पैटर्न में देख रहा था। उसने सीखा था, जो इंसान बार बार बदलने की बात करता है पर उसका व्यवहार वही रहता है, उसे सिर्फ शब्दों से मत आंकिए। वो चिट्ठी जो आदित्य ने खुद को लिखी थी, रिया से मिलने के एक दिन पहले आदित्य ने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी। प्रिय आदित्य, अगर वो फिर लौटे तो खुद को मत भूल जाना। याद रखना तुमने कितनी रातें रोते हुए गुजारी हैं। याद रखना तुमने कैसे खुद को संभाला था। और सबसे जरूरी, याद रखना कि अब तुम खुद को चुन चुके हो। ये चिट्ठी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी कमजोर घड़ी में ताकत बनने के लिए। स्टोइक प्रिंसिपल 3, पेन इज द टीचर। तीसरा स्तंभ जो आदित्य ने समझा, दर्द सिर्फ तोड़ता नहीं, सिखाता भी है। वो रिश्ते में जो तकलीफें आई थीं, वो अब उसे करवाहट नहीं देती थीं, बल्कि समझदारी की जड़ें मजबूत कर रही थीं। जिसने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया। आदित्य अब दर्द से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे गले लगाकर सीख रहा था कैसे उसे अपना गुरु बनाना है। रिया का अंतिम दांव, इमोशनल मैनिपुलेशन। रिया, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। मैं बहुत अकेली हूं आदित्य, तुम नहीं समझ सकते। तो एक वक्त था जब ये लाइनें आदित्य को अंदर से झकझोर देती थीं। वो गिल्ट में आकर सब भूल जाता था। लेकिन अब आदित्य शांति से, रिया, अगर तुम्हें तकलीफ है तो मदद लो, लेकिन मैं अब तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं बन सकता। तुम्हारी तकलीफ मेरी जिम्मेदारी नहीं और मेरा शांत रहना मेरी जीत है। ये वाक्य उसके होठों से निकले नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा ने बोले थे। अब वो कैसा था? वो अब गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से जी रहा था। वो अब लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो बस उन्हें ऑब्जर्व करता। वो अब कमजोर नहीं था, वो शांत था, और यही उसकी ताकत थी। भाग 3 का अंत, एक नए आत्मविश्वास की शुरुआत। रिया उस कैफे से चली गई, शायद आखिरी बार, और आदित्य वो वहीं बैठा रहा, चाय की चुस्की के साथ, अपने अंदर के स्टोइक वॉरियर की जीत का स्वाद चखते हुए। अगले भाग में जानिए एक नई दोस्त की एंट्री जो आदित्य को इमोशनल बैलेंस सिखाती है। किताबी दुनिया, सिद्धांत 4 और 5, जीवन को संपूर्णता से जीने का रास्ता, और वो एक मोड़ जहां आदित्य अब मेंटोर बन जाता है। भाग 4, एक नई रोशनी और स्टोइक जीवन की पूर्णता। जब हम खुद को खोने से बचा लेते हैं तो कभी कभी जिंदगी खुद चलकर हमारे पास आती है, एक नई शक्ल में, एक नई सीख बनकर। रिया से मुलाकात के 2 हफ्ते बाद आदित्य की दिनचर्या अब संयमित, स्पष्ट और संतुलित हो चुकी थी। अब वो हर सुबह स्टोइक जर्नलिंग करता, हर शाम अपने मन की शांति के लिए वॉक इन साइलेंस पर निकलता, और अब वो दूसरों को भी इस यात्रा के बारे में बताने लगा था। वो मुलाकात, एक नई मित्रता की शुरुआत। एक सुबह पार्क में किताब पढ़ते समय एक लड़की पास आकर बैठी, उसके हाथ में भी वही किताब थी, मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। लड़की मुस्कुराकर, तुम भी स्टोइक हो? आदित्य ने देखा, उसके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे जिंदगी ने उसे भी बहुत कुछ सिखाया हो। आदित्य, शायद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की, मैं साक्षी हूँ, और मैंने भी इसी दर्शन से खुद को पाया है। वो मुलाकात कुछ मिनटों की थी, लेकिन बातचीत घंटों तक खिंच गई। स्टोइक प्रिंसिपल 4, लाइव अकॉर्डिंग टू नेचर। साक्षी ने आदित्य को एक नई बात बताई। स्टोइक दर्शन कहता है कि जीवन को प्रकृति के अनुरूप जियो, मतलब जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। लोग बदलते हैं, ये स्वाभाविक है। रिश्ते टूटते हैं, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन जो अस्वाभाविक है वो है हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की जिद। आदित्य मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि रिया को जाने देना गलत नहीं था, उसे पकड़कर रखना गलत था। फ्लॉ, साक्षी ने कहा, हम अक्सर तकलीफ इसलिए सहते हैं क्योंकि हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं।
लोगों को, बीते कल को, अपनी गलतियों को। लेकिन जब तुम बहाव में बहना सीख जाते हो तब तकलीफ खुद शांत हो जाती है। आदित्य पहली बार किसी से इतना खुलकर बात कर पा रहा था क्योंकि वो अब खुद से झिझकना छोड़ चुका था। स्टोइक प्रिंसिपल 5, मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। एक दिन साक्षी ने उसे एक वाक्य दिया जिसने आदित्य के जीवन की धारा बदल दी। मेंटो मोरी, याद रखो, एक दिन तुम मर जाओगे। आदित्य चौंका। ये कैसा दर्शन है? साक्षी ने समझाया, यह तुम्हें याद दिलाता है कि समय सीमित है, तो क्यों अपना अमूल्य वक्त उन चीजों में बर्बाद करो जो तुम्हारी आत्मा को सराहती हैं। हर बार जब तुम तकलीफ में हो, बस खुद से पूछो, अगर ये मेरी आखिरी सांस होती तो क्या मैं यही करना चाहता था? आदित्य की आंखें भर आईं, क्योंकि अब उसे वो सभी पल याद आ रहे थे जब वो खुद को खो चुका था केवल किसी और की खुशी में। रूपांतरण। जब आदित्य मेंटोर बनता है, अब आदित्य अकेला नहीं था। उसकी डायरी के पन्ने अब एक किताब बनते जा रहे थे। वो इंस्टाग्राम पर किताबी दुनिया नाम से पोस्ट लिखने लगा, यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगा, और सबसे जरूरी, वो उन लोगों को सुनने लगा जो कभी उसकी तरह टूट चुके थे। अब आदित्य के पास पर्पस था। एक छात्र का मैसेज, भाई आपकी वीडियो ने मुझे सुसाइड से बचाया, अब मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ। ये पढ़कर आदित्य की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन वो आंसू अब कमजोरी नहीं, ताकत का प्रतीक थे। स्टोइक जीवन की पूर्णता। अब आदित्य को किसी के लौटने की जरूरत नहीं थी, न रिया की, न वैलिडेशन की, न अप्रूवल की। अब उसका रिश्ता खुद से था, और यही था उसका असली प्रेम। भाग 4 का अंत। पर जीवन की नई शुरुआत। आदित्य की यात्रा अब किसी टूटे हुए प्रेमी की नहीं थी। अब वो एक स्टोइक वॉरियर था जो अपने जख्मों को हथियार बना चुका था। भाग 5, अंतिम परिवर्तन की शांति। जब इंसान सब कुछ सहकर चुप रहता है, अपने अंदर की आग को ठंडा रखता है और दुनिया के शोर में भी खुद को शांत बनाए रखता है, तब उसकी आत्मा में एक बदलाव आता है। वो जान जाता है कि उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी को कुछ दिखाना नहीं। उसके दर्द, उसकी लड़ाइयां अब उसके अपने अंदर की साधना बन जाती है। वो अब इंतजार नहीं करता कि कोई आए और उसे समझे। उसे पता होता है कि जिसने समझना था वो कभी नहीं समझेगा, और जिसे समझना है वो कभी सवाल नहीं करेगा। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन चुकी होती है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन गया, कौन रूठा, कौन साथ है। वो जानता है कि जो सच में उसका था वो कभी दूर नहीं होता, और जो चला गया वो शायद कभी था ही नहीं। अब वो खुद से दोस्ती कर चुका होता है। अब उसे इस बात का डर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जान चुका होता है लोग हर हाल में कुछ तो कहेंगे ही। इसलिए अब वो सिर्फ वही करता है जो उसे अंदर से सुकून दे। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, न ही शिकायतें हैं। अब उसकी नजरें सीधी होती हैं, खुदा से मिलने को तैयार। अब वो खुदा से ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, शुक्रिया मुझे इतना मजबूत बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर ये कहानी, ये खामोशी की ताकत आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी अपने दर्द को चुपचाप सहा हो, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको किस मोड पर खुद को सबसे ज्यादा संभालना पड़ा। और हाँ, अगर आपको इस तरह की गहराई वाली, दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो हमारे YouTube चैनल किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लाते हैं किताबों से सीखी गई जिंदगी की सच्चाइयां, रिश्तों की पेचीदगियां और मन को छू जाने वाली प्रेरणात्मक स्क्रिप्ट्स, वो भी बिल्कुल कहानी के अंदाज में। तो इंतजार किस बात का है? किताबी दुनिया, जहां हर शब्द में छिपा है एक नया जीवन अनुभव। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।